हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और या फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूके पीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की जो पोस्ट है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो सारे चीज़ों को फिल करना है हमको, उनको देखेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको भी हम यहाँ पे आंसर करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर जो आपकी क्वेरीज हैं उनके आंसर्स बन सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था जो मेरिट लिस्ट आई थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और वो मेरिट लिस्ट में दो पार्ट थे बेसिकली, और वो दोनों पार्ट के अंदर अगर आपका नाम है तो कहीं ना कहीं आप एलिजिबल हो जाते हैं किस चीज़ के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें एक चीज़ नहीं है जो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था जिस टाइम हमने आंसर की को डिस्कस किया था, तो उस समय हमने डिस्कस भी किया था कि इसमें डीबी आपका पहले हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो सकता है। और दूसरी चीज़ की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका ऑडिटर की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे मतलब जरूरी है, क्योंकि ऑडिटर की पोस्ट में आपको पता है इसके अंदर टाइपिंग आपकी नहीं है। अगर टाइपिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके लिए डीबी तो करवाना ही पड़ेगा पहले। तो इसीलिए ये हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके अंदर पहले हो रहा हो और उसके बाद इसके अंदर प्रेफरेंस आपसे पूछी जाएगी। अगर आपका ऑडिटर के अंदर सिलेक्शन होता है तो उनको टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। अब आयोग इसके अंदर क्या डिसीजन लेता है, क्या करता है, ये उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आज के नोटिफिकेशन को डिटेल में पहले समझेंगे कि कल ये नोटिफिकेशन बेसिकली निकला था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई है। और ये डॉक्यूमेंट मैंने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आंसर की है, चाहे रिजल्ट है, चाहे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी चीज़ें आपको एक ही ग्रुप में मिल जाएंगी। तो आपको इसके लिए ग्रुप को बस ज्वाइन करना है, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। देखिए यहाँ पे 16 ऑफ जून 2023 को ये यहाँ पे नोटिफिकेशन निकला है जिसके द्वारा बताया गया है सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये उतना आपके लिए रेलेवेंट नहीं है ये, क्योंकि ये डिटेल दी गई है, कब एग्जाम हुआ था, कौन सा एडवर्टीजमेंट था, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। हम नीचे चलते हैं सीधे और यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है यहाँ पे वो आपकी कहीं ना कहीं स्टार्ट किससे हो रही है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ये सारी डिटेल आप पढ़ लेना, मैं एक बार आपको ये जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो इसको आप बेसिकली वहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। और 27 जून 2023 से स्टार्ट हो रहा है आपका, और 7 ऑफ जुलाई तक ये चलेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब 27 जून से 7 जुलाई तक का ये आपका पूरा का पूरा कार्यक्रम चलेगा, जिसके अंदर अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया गया है। और उन्हीं के हिसाब से दो यहाँ पे शिफ्ट बनाई गई हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक आपकी इवनिंग शिफ्ट है। तो एक दिन के अंदर दो शिफ्ट हैं, उन दोनों शिफ्ट में कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया गया है। और ये डेट आपकी है 27 जून, आपने नोट करनी है, 27 जून से 7 जुलाई के बीच में। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है। इसके अंदर देखिए दिनांक 27 जून 2023 ये दिया गया है, फर्स्ट डे का है ये। 9 बजे से 1 बजे तक के लिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जिसके अंदर टोटल आपके 135 कैंडिडेट यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं, 135 कैंडिडेट को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर बुलाया गया है 27 ऑफ जून 2023 को। तो अपना रोल नंबर आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि आपका रोल नंबर इसके अंदर तो नहीं है। अगर आपका है तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने हैं वो एक बार फिर से लास्ट में भी अभी मैं डिस्कस भी करूंगा, लेकिन पहले भी मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए थे। जिस दिन रिजल्ट आपके आंसर की आई थी उसके अगले दिन ही मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी थी, क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटी थी कि डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी हो सकता है। तो वो वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर रोल नंबर आप लोग देख लीजिएगा अपना, हर किसी शिफ्ट में किसी का रोल नंबर यहाँ पे होएगा, तो ये सारे यहाँ पे हैं। और इसी तरीके से इसके अंदर देखेंगे तो 27 ऑफ जून 2023 को भी यहाँ पे 1:30 बजे से लेकर 6 बजे तक के लिए डीबी होगा, और इसके अंदर भी 135 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो मैक्सिमम जो शिफ्ट है उसके अंदर सेम कैंडिडेट यानी कि 135 ही बुलाए गए हैं। इसके अंदर भी देखेंगे 28 ऑफ जून 2023 को इतने सारे कैंडिडेट्स का है ये रोल नंबर, आप इसके अंदर चेकआउट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी 135 कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अगर हम इसके इवनिंग शिफ्ट की बात करते हैं तो 28 जून को देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक रोल नंबर है, और इसके अंदर भी आपके 135 स्टूडेंट को बुलाया गया है। नेक्स्ट डे की बात करते हैं आपके 30 ऑफ जून की, तो इसके अंदर भी 135 स्टूडेंट को बुलाया गया है, जो कि ये सारे रोल नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे 30 जून है, इसमें भी आपको यहाँ पे दिखेंगे 135 स्टूडेंट हैं। और फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे
3 जुलाई को है। देखिए यहाँ पे इसके बाद गैप कर दिया है क्योंकि कुछ छुट्टियां हो सकती हैं, कुछ हॉलीडेज हो सकती है, कुछ संडे हो सकते हैं। तो 30 जून के बाद में यहाँ पे गैप कर दिया है और सीधा आपका 3 जुलाई को अभिलेख सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर फिर से 135 स्टूडेंट यहाँ पे बुलाए गए हैं और उसके अलावा इवनिंग शिफ्ट के अंदर भी यहाँ पे 135 स्टूडेंट आपके बुलाए गए हैं। फिर आगे चलें तो 4 जुलाई को भी 135 स्टूडेंट यहाँ पे बुलाए गए हैं और आगे चल के देखते हैं तो फिर इवनिंग में भी 135 स्टूडेंट यहाँ पे भी बुलाए गए हैं। इसी तरीके से 5 जुलाई को भी 135 स्टूडेंट बुलाए गए हैं मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर और फिर इवनिंग शिफ्ट के अंदर भी यहाँ पे आपके 139 बुलाए गए हैं। यहाँ पे 139 स्टूडेंट बुलाए गए हैं, बाकी शिफ्ट में 135 थे। तो ये 5 जुलाई का है, इसके अंदर अपना रोल नंबर चेकआउट कर लीजिएगा आप लोग। और फिर बात करते हैं हम लोग 6 जुलाई की। तो 6 जुलाई के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट में 105 यानी कि 105 बच्चे बुलाए गए हैं, 105 स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉल किए गए हैं। और 6 जुलाई के अंदर इवनिंग शिफ्ट के अंदर 105 यानी कि 105 इवनिंग में भी है। और 7 जुलाई जो कि आपका लास्ट डे है, इस दिन आपके मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 105 यानी कि 105 बच्चे यहाँ पे भी बुलाए गए हैं मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। और इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे 106 बच्चे जो कि टोटल रहते हैं आपके रिमेनिंग, तो वो यहाँ पे कॉल किए गए हैं 7 जुलाई इवनिंग शिफ्ट के अंदर। तो ये सारी शिफ्ट का जो डेटा है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अपना रोल नंबर आपको चेक करना है और अपनी शिफ्ट देखनी है, अपने डेट देखनी है, उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आपको करना है। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है। देखिए, प्रत्येक दिवस को अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच का कार्य परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रातः 9:30 बजे से प्रारंभ होगा। तो यहाँ पे ये एड्रेस आपने नोट करना है। कोई आपके जो एस्पिरेंट है वो ये भी बोलते हैं कि आपका डीबी हो सकता है देहरादून में हो, तो डीबी देहरादून में नहीं, बल्कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो है, आपका परीक्षा भवन जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का यानी कि यूकेपीएससी का, तो वहाँ पे ये हरिद्वार में होगा और 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा सुबह से, क्योंकि आपके मॉर्निंग शिफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो बोला गया है अभ्यर्थी 9 बजे तक परीक्षा भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो 9 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएं अपनी कन्वीनियंस के लिए। उसके बाद बताया गया इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, अपने ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा हुआ था, तो उस फॉर्म के अंदर जितनी भी आपने एंट्रीज की हुई थी, मतलब जितने भी आपने उसके अंदर बेसिकली क्वालिफिकेशंस है, कास्ट वगैरह है, सब कुछ है, उसके वेटेज है, वो सारी चीज़ों का जो क्लेम आपने किया था, तो उस क्लेम को कहीं ना कहीं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में मेल किया जाएगा, मतलब मैच किया जाएगा कि आपने सही जानकारी दी है या नहीं दी है। जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, इसी तरीके से ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कास्ट ऑफ सर्टिफिकेट और इसी के डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएंगी और सारी चीज़ें आपके पास में ओरिजिनल होनी चाहिए और इसके अलावा 2 कॉपी भी होनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स की, वो मैं आगे बात करूँगा। इस गैप के साथ आयोग की वेबसाइट, यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट भी वहीं से निकाला गया है। इसको डाउनलोड करके आपको पूरी तरीके से भरना है और ये आपका डाउनलोड होगा, फिर आपको इसको पेन से भरना है और चेकलिस्ट के अनुसार आपको जितनी भी आपकी शैक्षिक अर्हता है, चेकलिस्ट क्या है अभी मैं बात करूंगा, चेकलिस्ट के लिए अलग से फॉर्मेट दिया गया है, तो वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे लगाना है। इसके अलावा 100 प्रमाणित प्रतिलिपियों के 2 सेट आपको अपने साथ रखने हैं। कहने का मतलब है जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट आपको बनाने हैं। उन 2 सेट को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट आपको पता ही है क्या होता है, तो उसको आपको अपने साइन करके सेल्फ अटेस्टेड लिख के उनको अपने पास रख लेना है 2 सेट को। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड होंगी उनको यहाँ पे दिया गया। देखिए, पहला ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था उसको यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, उसको अपने पास रखना है। दूसरा है विस्तृत आवेदन पत्र यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये प्रपत्र संख्या 2 है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको सेकंड प्रपत्र जो है। तीसरा है प्रमाणीकरण यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म, ये आपका 3 में है, ये आपको अभी मैं दिखाऊंगा। फिर इंडेक्स कार्ड है, ये आपका प्रपत्र संख्या 4 में है और चेकलिस्ट आपको देखनी है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे पासपोर्ट साइज 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए। अभी आपके फॉर्म में भी लगेंगे, उसके अदर भी आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रखनी है एटलीस्ट, और रिसेंटली फोटो होनी चाहिए। इसके अलावा यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। मतलब इसके अंदर आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी अवेलेबल नहीं रहते हैं।
और नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है आयोग परिसर के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा या भी जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको लाना मना है। अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में कोविड से संबंधित, ये तो आपके प्रोटोकॉल वगैरह आपके चलते ही रहते हैं कोविड के, तो ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट चीज में फर्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर थी, जो कि आपका यहाँ पे विज्ञापन, विस्तृत विज्ञापन नाम से है, तो ये आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। इसके अंदर रोल नंबर आपको चेक करना है। अब हम चलते हैं जो आपके डिटेल है उस पर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या फॉर्म आपको फिल करने हैं इसके अंदर। अब सेकंड फॉर्म पे हम लोग आ गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे चयन के अंतिम चरण में भरवाए जाने वाला प्रपत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, बट क्या अभी ही आपका ये पहले भरवाया जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये प्रपत्र संख्या 2 है। देखिए यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ, प्रपत्र संख्या 2 जो है यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको इसके अंदर कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सा ये आपका डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे देखिए प्रपत्र संख्या 2 ये मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे है, इसको आपको फिल करना है इसके अंदर। यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं भरना है, ये बहुत डिटेल में ध्यान देना आपको। यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, ये ऑफिशियल यूज के लिए है, ये आयोग की यूज के लिए है, तो यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी है, पासपोर्ट साइज फोटो आपकी लग जाएगी यहाँ पे। नीचे डिटेल में आएंगे तो रोल नंबर यहाँ पे आपने भर देना है अपना, ठीक है। ये रोल नंबर आ गया। पद नाम यानी कि जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, अगर असिस्टेंट अकाउंटेंट है और ऑडिटर है तो दोनों आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, दोनों यहाँ पे आ जाएगा। फिर विज्ञापन संख्या और दिनांक ये आपको फॉर्म से भी मिल जाएगा, रिजल्ट से भी मिल जाएगा, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। और अभ्यर्थी का नाम हिंदी में यहाँ पे आपने नाम लिखना है अपना, हिंदी में मतलब हिंदी में ही लिखना है, ठीक है, हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है। और इंग्लिश में आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा अपने नाम को, स्मॉल लेटर में मत लिखना। उसका रीजन होता क्या है कि आपके स्मॉल लेटर में सबकी हैंड राइटिंग अलग अलग होती है, कोई कर्सिव लिखता है, कोई नॉर्मल लिखता है, तो उसमें समझ में नहीं आता। इसीलिए मोस्ट ऑफ दी एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि सभी कैपिटल लेटर्स में बोला जाता है, दैट्स वाई कि वो आसानी से समझ में आ जाए सभी के, ठीक है। फिर जन्म तिथि आपको अपने हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है अपनी, ठीक, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे। फिर अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, जैसे आपके कोई मैरिड है तो वो अपने पति का नाम डालेंगे यहाँ पे, और कोई अगर अनमैरिड है या आपके बॉय हैं तो वो अपने पिता का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा पता, यहाँ पे उनका पता आ जाएगा, अभ्यर्थी के पिता या पति जो भी आप रेफरेंस दे रहे हैं उनका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। अभ्यर्थी की माता का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और पत्र व्यवहार का पता यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ये है आपका। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब ये आपका करंट एड्रेस हो सकता है, जहाँ पे आप बेसिकली अभी पत्राचार कर रहे हैं, जहाँ पे आपके लेटर्स वगैरह आते हैं, जहाँ पे स्पीड पोस्ट वगैरह आपकी आती है, तो वो यहाँ पे एड्रेस आपका आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे स्थायी पता दिया गया है, यानी कि ये परमानेंट एड्रेस आपका होता है। परमानेंट एड्रेस मीन्स जो आपके आइडेंटिटी कार्ड पे है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, जो आपका पैन कार्ड, जो वोटर आईडी हो गई, या अदर जो है आपके डिटेल है, वहाँ पे जो आपका एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ईमेल आईडी आप डाल देंगे यहाँ पे। और इसके अलावा इसमें से बोला है निम्न में से किसी एक अभिलेख जिसका प्रारंभिक आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया था का विवरण अंकित करें और स्वप्रमाणित संलग्न करें। इसके अंदर आपने जब फॉर्म भरने के टाइम पे आपसे एक आईडी प्रूफ मांगा गया होगा, उसमें अगर आपने आधार कार्ड डाला, आधार का नंबर डाला है तो आधार कार्ड की एक आप फोटो यहाँ पे लगाएंगे और साथ में यहाँ पे नंबर इसका डालेंगे, या आपने पैन कार्ड लगाया था तो पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, पैन कार्ड की फोटो लगाएंगे। इसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस था आपका या बैंक पासबुक था, कुछ भी आपने जो डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म भरने के टाइम पे आपने यूज किया था तो उसको यहाँ पे आपने नंबर डालना है, प्लस इसके साथ ही आपको एक अटैच करना है उसकी फोटोकॉपी को भी, ठीक है। उसके बाद क्या, अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के माता पिता जन्म अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ दी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए येस ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपके सभी भारतीय नागरिक के अंदर ही आएंगे। वैवाहिक स्थिति या विवाहित है या अविवाहित है, और इसके अंदर बोला गया अगर विवाहित है तो अगर आपकी एक से ज़्यादा पत्नी यानी कि वाइफ आपकी अभी जिंदा है तो उसका क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन अदर कुछ नहीं है, अगर आप सिंपली विवाहित भी हैं तो आप विवाहित लिख देंगे, उसके अंदर कोई भी आपको इसके अंदर क्लैरिफिकेशन नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, अब आते हैं शैक्षिक अर्हता, यानी कि आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो क्या क्या यहाँ पे लगने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हाई स्कूल का आपका लगेगा 10th जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसके अंदर बोर्ड आपका जो भी बोर्ड है यहाँ पे जहाँ से आपने पास किया वो यहाँ पे आ जाएगा, कौन सी ईयर में आपने पास किया वो यहाँ पे आ जाएगा, विषय आपके क्या क्या थे, आपके बेसिकली जो सब्जेक्ट थे वो यहाँ पे आ जाएंगे, कितने आपने प्राप्तांक यहाँ पे प्राप्त किया, कितने % आपकी थी, और यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या आपकी क्या थी, जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो यहाँ पे क्या था, जिसके सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा हुआ है तो उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है। जैसे अभी तो आपका सॉरी
अभी तो आपका प्रमाण पत्र संख्या आ जाता है, लेकिन जो पुराने डॉक्यूमेंट्स थे उसमें सीरियल नंबर आता था, वो सीरियल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ऐसे इंटरमीडिएट का भी है। फिर आपका डिप्लोमा का आ जाएगा, अगर कोई डिप्लोमा आपके पास में है। डिप्लोमा नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। स्नातक है तो आपका ये बीकॉम यहाँ पे आ जाएगा, अगर बीकॉम का है, या फिर आपका बीबीए का है तो वो डिटेल यहाँ पे आएगी। बोर्ड आपका कौन सा है, यहाँ पे बोर्ड की डिटेल आ जाएगी। फिर कौन से ईयर में उत्तीर्ण किया है, विषय कौन से थे, ये सारी चीज़ें। प्रास्नातक का अगर आपने डाला हुआ है तो उसकी डिटेल भी आप डाल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी एट ऑल। ये मैंडेटरी नहीं है, बट आप डाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि फॉर्म में आपने फिल किया होगा। जैसे आपने एमकॉम फिल किया है, ये हो सकता है, तो इसको भी डिटेल आप डाल सकते हैं, इससे कोई आपका फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर प्रेफरेंशियल जो आपके एक तरीके से क्वालिफिकेशन थी, जिसके अंदर अधिमानी बोला जाता है, ये आपके मैंडेटरी नहीं होते हैं, बट इनका वेटेज आपको मिलता है। जैसे कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा आपने करी है तो उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, प्रमाण पत्र संख्या आ जाएगा। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास में है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसके डिटेल आपकी आ जाएगी नंबर। उसके बाद आगे चलेंगे तो पूर्व और वर्तमान नियुक्तियों और सेवाओं का पूर्व विवरण। अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में है कहीं पे तो उसके रिलेटेड यहाँ पे आप अपने डिटेल डालेंगे। प्राइवेट जॉब वाले नहीं डालेंगे, चल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए है पद का नाम, विभाग या सेवायोजन का नाम, कब से कब तक, और कुल अवधि कितनी थी आपकी, सेवा कैसी थी आपकी, परमानेंट थी, रेगुलर थी, जो भी था आपका यहाँ पे आ जाएगा। वेतनमान कितना था और नियुक्ति स्थान आपका कहाँ पे रहा है। अगर एक से ज़्यादा आपकी जॉब रही है तो उसको यहाँ पे डाल देंगे डिटेल आप। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा कोई वाद विचाराधीन है, अगर आपके खिलाफ किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस हुआ है तो उस केस में आप इसको हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर हाँ कर दिया तो उसमें डिटेल डालेंगे, इस केस के अंदर, इस सेक्शन के अंदर, इस आईपीसी के अंदर मेरे खिलाफ ये चीज़ें हुई थी, उसको डिटेल आपको देनी पड़ेगी। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि अभ्यर्थी को कभी संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य सेवा लोक आयोग द्वारा प्रतिवादित घोषित किया गया, डिबार किया गया किसी को, तो अगर किसी एग्जाम से आपको बाहर किया गया कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब एग्जाम से वंचित किया जाता है तो उसको हम प्रतिवादित कहते हैं, तो उस केस में यस करेंगे, अदरवाइज नहीं हो जाएगा। क्या अभ्यर्थी कभी सरकारी सेवा से प्रत्युचित किया गया अथवा हटाया गया है तो उस केस में यस करेंगे, अदरवाइज नहीं आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा यदि आप अपने अभ्यर्थन के संबंध में आयोग को कोई विशेष अर्हता अनुभव देना चाहें जो ऊपर दिए गए स्तंभों में ना हो तो यहाँ एक अलग से विवरण दें, और इस आशय का प्रमाण पत्र भी अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यहाँ पे किसी तरह का कोई आपके पास में स्पेशल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो कि ऊपर के कॉलम्स में आपने नहीं भरा है और अलग से आप यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं तो यू हैव ऑप्शंस, तो इस केस में आप यहाँ पे उसको भर सकते हैं और अटैच भी कर सकते हैं। यहाँ पे घोषणा पत्र आ जाएगा, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। मैं घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य अंकित किए गए हैं वो मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण सत्य हैं, और उसमें कोई भी प्रविष्टि असत्य पाई जाए या उसकी पुष्टि न हो सके तो मैं अपात्र ठहरा दिया जाऊंगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। और फिर हस्ताक्षर, यहाँ पे हस्ताक्षर आपके आ जाएंगे। पूरा नाम यहाँ पे आपने लिख देना है अपना, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, और उसके बाद अंगूठे का, दाएं अंगूठे का निशान आपने यहाँ पे लगाना है। अगर आप क्या हैं, बॉय हैं, अगर आप मेल हैं तो बेसिकली मेल को यहाँ पे क्या करना है, राइट थंब यूज करना है। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल को यहाँ पे लेफ्ट वाला थंब यूज करना है। डेट यहाँ पे आ जाएगी, और प्लेस आपका आ जाएगा, जहाँ पे भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो प्लेस आपका आ जाएगा। फिर संलग्नों का विवरण यहाँ पे आ जाएगा, आपके कौन से डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ संलग्न किए हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हाई स्कूल आपका आ गया, यहाँ पे 10th आ गया, फिर आपका 12th आ गया, फिर आपका ग्रेजुएशन आ गया, फिर आपका पीजी यहाँ पे आ गया, और इसके अलावा किसी तरह का जैसे आपका एनसीसी है वो यहाँ पे आ गया, एक्सपीरियंस आपका आ गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, 1 by 1 आप लिख देंगे। ठीक हो गया। तो ये फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है प्रपत्र संख्या 3। 2 को हमने यहाँ पे भर लिया, अब 3 कौन सा था मैं उसको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये आपका प्रपत्र संख्या 3 है। ठीक है, ये वाला प्रपत्र संख्या 3 है आपका। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको हम लोग देखते हैं। फॉर्म ऑलमोस्ट आपका सेम ही है, और यहाँ पे अनुक्रमांक आपका आ जाएगा, ये आपका रोल नंबर आ जाएगा आपका, और अभ्यर्थी का नाम हिंदी में यहाँ पे लिखना है जैसे ऊपर लिखा गया था, कैपिटल लेटर इंग्लिश में भी यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद आपकी हाई स्कूल के अनुसार जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ आ गई, और यह प्रपत्र भरने की तिथि को आयु, आपके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिर से आपको लिखना है, मतलब कितना आपकी एज हो रही है। और पिता का नाम यहाँ पे आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, पति या पत्नी का नाम जो भी यहाँ पे बोला गया था, और उसी तरीके से जो ऊपर आपके फॉर्म में था सेम ही यहाँ पे है। फिर आपका वर्तमान पता आ जाएगा। वर्तमान पता मतलब करंट एड्रेस आपका लिखना है, आपने अभी का एड्रेस आपने लिखना है जहाँ पे भी आपका पत्राचार होता है। फिर आपका स्थायी पता आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे पिछले 5 सालों के पते, पिछले 5 सालों के पते का मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे
जो आप लास्ट 5 ईयर्स रहे हैं तो वहाँ पे आपका एड्रेस क्या रहा है। अगर आप एक ही जगह रहे हैं तो एक ही एड्रेस आपका आ जाएगा, जिसके अंदर मकान नंबर, मोहल्ला, कॉलोनी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। और इसके अलावा फिर से आपका शैक्षिक अर्हता का विवरण आ गया, हाई स्कूल की यहाँ पे आ जाएगा, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जो भी आपका कौन सा था यहाँ पे आ जाएगा, प्रवेश का वर्ष, उत्तीर्ण वर्ष और प्राप्तांक कितने थे। इंटरमीडिएट का ऐसे ही आ जाएगा, डिप्लोमा का, स्नातक का और परास्नातक का। ये आपका क्या होता है, इसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका पीजी हो जाता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है। और फिर यहाँ पे पूर्व और वर्तमान नियुक्तियों का विवरण, जो अभी हमने 2 में पढ़ा था, वही यहाँ पे डालना है आपने, कहाँ से कब जॉब किया आपने, कौन से विभाग में थे और कब से कब तक किया, ये सारी चीज़ें, सेवा छोड़ने का क्या कारण रहा आपका। और फिर यहाँ पे आ जाएगा अभ्यर्थी के वर्तमान पते के आधार पर क्षेत्र के ऐसे 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम, पूर्ण पता जो अभ्यर्थी को जानते हो। तो यहाँ पे ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी का भी एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर डालना है आपको। तो वो जस्ट इसके लिए होता है, इन फ्यूचर आपके लिए आपका जो पोस्ट यहाँ पे आपको मिल गई तो उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको डिटेल डालनी होती है। तो उसमें आप अपने रिलेटिव्स का डाल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का डाल सकते हैं, या फिर अपने जो पड़ोसी या नेबर्स हैं आप उनका भी डिटेल डाल सकते हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन होना चाहिए डिटेल आपके पास में। 2 जो हैं वो आपके परमानेंट एड्रेस के लोग होने चाहिए, परमानेंट एड्रेस जो आपने डाला है वहाँ पर के लोग होने चाहिए, और 2 आपके होने चाहिए जो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है, जो आपका करंट एड्रेस है वहाँ पर के होने चाहिए। तो ये डिटेल 1 2 यहाँ पर डाल देंगे आप। ठीक। अगर आपका वर्तमान और स्थायी पता दोनों सेम है तो एक कॉलम को आप छोड़ देंगे, मतलब इस वाले कॉलम को आपको छोड़ देना है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा, ये फिर वही है, अगर आपको किसी तरह का कोई, अगर आपके खिलाफ केस हुआ तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिख देंगे। फिर यहाँ पे किसी विश्वविद्यालय या फिर किसी जो आपका शिक्षण संस्थान है उसके खिलाफ किसी तरह का आपने कोई केस किया था जो विचाराधीन है, यस और नो आ जाएगा। किसी लोक सेवा आयोग से आपको डिबर किया गया है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। और फिर उसके अलावा क्या अभ्यर्थी को बिंदु सत्र के भिन्न किसी अन्य से ये परीक्षा देने के लिए, मतलब इसके अलावा सत्र में जो दिया गया है, ठीक है, ये तो सत्र वाला हो गया, ये तो आपने नहीं कर दिया, इसके अलावा किसी और तरह में आपको रेस्ट्रिकेट किया गया था क्या, तो वो आपका यस हो जाएगा, अदरवाइज नो हो जाएगा। क्या अभ्यर्थी कभी सरकारी सेवा से हटाए गए तो वो यस वाला या अदरवाइज नो हो जाएगा। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे आ जाएगा, घोषणा जो ऊपर करी थी वही सेम यहाँ पे है, यहाँ पे साइन आ जाएंगे, यहाँ पे अंगूठे का निशान आ जाएगा, मेल के लिए राइट थंब आ जाएगा और फीमेल के लिए लेफ्ट थंब आ जाएगा, डेट यहाँ पे आ गई और प्लेस आ गया, पूरा नाम लिख देना है और अपना एड्रेस दे देना है। फिर प्रपत्र नंबर 4 यहाँ पे आ गया है, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं प्रीवियस स्लाइड में दिखा देता हूँ। प्रपत्र संख्या 4 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रपत्र संख्या 4, जिसको इंडेक्स कार्ड बोला जा रहा है। तो इंडेक्स कार्ड के अंदर भी सेम ही डिटेल भरनी है। यहाँ पे पद नाम लिखने हैं आपको, जो कि आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर आपका था, अगर आपका ऑडिटर के लिए नहीं था तो इसको स्किप कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या और दिनांक आपको पता चली गई जाएगी, यहाँ पे अनुक्रमांक आपका यहाँ पे आ जाएगा। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में यहाँ पे लिखना है, ये आपका हिंदी वाला कॉलम है, और ये आपका इंग्लिश वाला कॉलम है। इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, ये ध्यान देना है। जन्म तिथि आपकी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाएगा, यहाँ पे लिंग आपका, मतलब आपका जेंडर क्या है, जेंडर यहाँ पे आ जाएगा मेल या फीमेल। पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, और पति या पत्नी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, पिता या पत्नी का नाम। पत्र व्यवहार का पता यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। और फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ईमेल आईडी आपकी आ गई यहाँ पे। फिर सारी चीज़ें वही हैं दोबारा से, हाई स्कूल आपने कब किया, इंटरमीडिएट कब किया, डिप्लोमा कब किया, स्नातक कब किया, प्रास्नातक कब किया आपने, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर यहाँ पे चीज़ें आ गई, प्रादेशिक सेवा में कम से कम 2 वर्ष की सेवा का अनुभव है या नहीं, एनसीसी सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। फिर वर्तमान और पूर्व नियुक्तों और सेवाओं का पूर्ण विवरण यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। लास्ट में घोषणा पत्र भी बनना है आपको, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आ गए, अंगूठे के निशान हो गए, पूरा नाम हो गया, पता है, दिनांक है और स्थान है, ये सारी चीज़ें पहले की तरह ही हैं। तो ये सारे फॉर्म, ऐसा नहीं कि आपको एक ही फॉर्म भरना है, ये सारे के सारे फॉर्म आपको भरने हैं। सारे प्रपत्र यानी कि 3 प्रपत्र इसके अंदर हैं, 2, 3 और 4, तो उन सभी को आपको यहाँ पे फिल करना है अच्छे से, और फोटो भी यहाँ पे पेस्ट करनी है। ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ था, उसके बाद यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म मैं लास्ट में दिखाऊंगा, उससे पहले चेकलिस्ट में आपको दिखाता हूँ। चेकलिस्ट के अंदर क्या है कि आपने सभी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही तरीके से लगाए हैं या नहीं लगाए, उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑनलाइन, यहाँ पे आपको टिक करना है बेसिकली, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, पहला है ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति क्या आपने लगाई है, हाँ या नहीं में आपको टिक करना है यहाँ पे। और यहाँ पे
विस्तृत आवेदन पत्र प्रपत्र संख्या 2 आपने भरा है या नहीं भरा है, तो वो हाँ या ना। फिर प्रपत्र संख्या 3 भरा है या हाँ या ना, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे देशना पर्पज जो इंडेक्स कार्ड था वो आपने भरा है या नहीं, हाँ या ना। हाई स्कूल की प्रमाण पत्र आ जाएगा, हाई स्कूल अंक तालिका आ जाएगी, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र हो गया, इंटरमीडिएट की अंक तालिका यानी कि आपकी मार्कशीट हो गई। अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की अंक तालिका एवं उपाधि बीकॉम है, वर्ष आ जाएगा, ईयर यहाँ पे आ जाएगा, और हाँ या ना यहाँ पे आ जाएगा। अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीबीए, अगर बीकॉम है तो यहाँ पे आ जाएगा, बीबीए है तो नीचे पे आ जाएगा, और सेम ही चीज़ है। यह आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी आपके पास में है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना है। ठीक, इसके अलावा अधिमानी अर्हता की बात करते हैं। अधिमानी का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि कंपलसरी नहीं था, बट हाँ इसके लिए आपको वेटेज मिल सकता। प्रादेशिक सेवा में आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस है, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल आपकी यहाँ पे आ जानी है। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लंबवत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने किसी कोटा के अंदर अप्लाई किया है जैसे SC ST OBC या EWS, तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे संलग्न कर दिया तो हाँ आएगा, अदरवाइज आपका यहाँ पे नहीं आ जाएगा। मतलब आपको करना पड़ेगा, नहीं लिखना है, मतलब हाँ आपका आ जाएगा, मतलब चेक करने के लिए आपका ये है। फिर यहाँ पे हो गया सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त शैक्षणिक आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। जैसे आपका 37 आरक्षण होता है, इसके अंदर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आ जाते हैं, उनके आश्रित आ जाते हैं। उत्तराखंड महिला के लिए भी कुछ लोग पूछ रहे थे महिला के लिए चाहिए, तो हाँ बिल्कुल सर्टिफिकेट इसके लिए चाहिए रहेगा आपको। उत्तराखंड के पूर्व सैनिक या दिव्यांग, उत्तराखंड राज्य में संचालन स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। फिर आ जाएगा स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पे आ जाएगा, हाँ यहाँ पे लिख देंगे, और इसके अलावा डोमिसाइल आपको दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र एफिडेविट अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं। तो इसके अंदर एक एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर ये लिखना पड़ेगा कि मैं ये दावा करता हूँ कि मैंने इससे पहले सरकारी सेवा में काम नहीं किया है। तो ये आपका यहाँ पे मतलब एक जो पूर्व सैनिक थे, बेसिकली फौज में उन्होंने काम किया, उसके बाद किसी तरह की इस तरह की सेवा में आपने काम नहीं किया है। फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका पूर्व सैनिक से रिलेटेड है, इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लेना, जिनके यहाँ पे सैलरी स्लिप से रिलेटेड बात है इसके अंदर। फिर आ जाएगा अभ्यर्थी यदि किसी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये आपका यहाँ पे NOC बोलते हैं इसको, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो ये NOC आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे। NOC किसको मिलेगी, मतलब जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं बेसिकली उनको NOC देना कंपलसरी है। ठीक है, यदि अभ्यर्थी का नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य ना हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में। तो अगर आपका नाम में गड़बड़ है थोड़ी बहुत, आपके पिताजी के नाम में गड़बड़ है, तो उस केस में आपको एक अभी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो वो आपको भरना है, अदरवाइज आपको नहीं भरना है। पासपोर्ट साइज के 2 फोटो के आपने रखे हैं अपने पास में, हाँ यहाँ पे आ जाएगा। फिर विज्ञापन के बिंदु संख्या 6 में अनिवार्य या वांछनीय अर्हता समूहों के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछित अर्हता यानी कि रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी के अंदर यस चयन किए जाने निम्न बिंदुओं में किसी एक के समर्थन में पुष्टि प्रमाण पत्र या अभिलेख, ये सारी चीजों में आपको किसी एक को चूज करना है। जैसे इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन द उत्तराखंड, आपके जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में क्या आपका नाम रजिस्टर्ड है, येस और नो आपका आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा येस या नो। फिर आपका आ जाएगा अथवा लिखा है ना, तो आपको किसी एक में आपका होना चाहिए, मतलब कि कोई ना कोई एक आपका कंपलसरी इसके अंदर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। दूसरा आर यू एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे एम्प्लॉयड है, येस और नो आ जाएगा। हैव यू पास्ड योर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, क्या आपने यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर स्कूलिंग की है अपनी, येस और नो यहाँ पे आ जाएगा। Are you or your spouse or your parents regular employee of the armed force, paramilitary force serving in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? क्या आपके पेरेंट्स या आपके स्पाउस का मतलब क्या होता है, स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ, तो उस केस में क्या आपकी उनकी ऐसी सेवा है या वो फोर्स में है, आर्म्ड फोर्स में है, मिलिट्री फोर्स में, उनकी सेवा ट्रांसफरेबल नहीं है बाहर के स्टेट में, येस और नो यहाँ पे आ जाएगा। Are you or your spouse or your parents regular employee of the state government or semi state government organization serving on a regular, ये भी वही है यहाँ पे, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे है आर यू और your spouse, ये भी वही चीज़ दिया गया है, इसको भी पढ़ लेना।
फिर यहाँ पे है आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड बट रिजाइडिंग आउटसाइड उत्तराखंड फॉर लाइवलीहुड एजुकेशन पर्पज, कि आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं बट अपनी लाइवलीहुड यानी कि अपनी जीविका उपार्जन के लिए, मतलब अपने कमाने के लिए या जॉब वगैरह के लिए, और या अपनी एजुकेशन पर्पज के लिए बाहर रह रहे हैं, येस या नो यहाँ पे आ जाएगा। इज यूर स्पाउस और यूर पेरेंट्स परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द उत्तराखंड बट आर रिसाइडिंग आउटसाइड उत्तराखंड फॉर लाइवलीहुड या फिर एजुकेशनल पर्पज, आपके ये आपके लिए बात हो रही है, ये आपके सेल्फ के लिए बात हो रही है, आपके पेरेंट्स के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नो कर देंगे। अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र या आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि अवश्य लाएं। तो यहाँ पे आपको अपना एक प्रमाण पत्र जरूर रखना है अभिलेख सत्यापन के लिए, जिसके अंदर आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है आपका, और इसके अलावा आपका पैन कार्ड भी हो सकता है। बट पैन कार्ड के अंदर एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि उसके अंदर एड्रेस नहीं होता है। तो ऐसी चीज, एक ऐसे अभिलेख को जरूर रखना है, एक ऐसे डॉक्यूमेंट को जरूर रखना जिसके अंदर कहीं ना कहीं नाम के साथ में एड्रेस भी हो, तो वो एड्रेस प्रूफ के काम भी आपका आ जाएगा। फिर उसके अंदर बोला गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपके पास, जो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारे पास तो फाइनल ईयर की मार्कशीट है, तो क्या ये मार्कशीट हमारे डिग्री के जगह पे चल जाएगी? तो आंसर है नो, यहाँ पे नहीं चलेगी। आपके पास में या तो होनी चाहिए डिग्री, और आपके पास में अगर डिग्री नहीं है तो उसके लिए आपको प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है। प्रोविजनल डिग्री आपको हाथों हाथ मिल जाती है। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन अप्लाई होता है, किसी के अंदर ऑफलाइन होता है, बट आपको हाँ 24 घंटे के अंदर मतलब हाथों हाथ आपको मिल जाएगी वो डिग्री। तो वो प्रोविजनल डिग्री आप यहाँ पे लगाएंगे अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो। मार्कशीट से आपका काम नहीं चलेगा, ये मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। फाइनल ईयर के मार्कशीट भी आपको रखनी पड़ेगी बट उससे काम नहीं चलेगा, डिग्री भी रिक्वायर्ड है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा, साफ साफ लिख दिया। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुए हैं, परीक्षा संस्थान एग्जामिनिंग बॉडी से नियमित प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट अथवा उपाधि डिग्री नहीं दिए हों, उनके लिए औपबंधिक प्रमाण पत्र, जिसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहते हैं, उसको लेना आपको कंपलसरी होगा। इसके अलावा 80 एक्ट, SC/ST, OBC, EWS आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2023 तक वैध होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये। यहाँ पे EWS के रिगार्डिंग भी बात की गई है, तो ध्यान देना इस चीज़ को कि सबसे पहली चीज़ तो बोला है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है कास्ट से रिलेटेड, वो सर्टिफिकेट आपका कब तक वैलिड होना चाहिए? 13 जनवरी, क्योंकि 13 जनवरी जो थी आपकी लास्ट डेट थी एग्जाम फॉर्म भरने की। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जब लास्ट डे होता है एग्जाम फॉर्म भरने की, वहाँ पर के तक के लिए आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो वहाँ पर आपका ये 13 जनवरी तक वैलिड होने चाहिए, जितने भी आपके SC/ST, OBC या फिर EWS है, ये सारे। बट EWS के लिए एक स्पेशल रिक्वायरमेंट इसके अंदर है। वो स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे देखेंगे उसको। देखिए, EWS प्रमाण पत्र आपके वित्तीय वर्ष 21-22 की आय गणना के आधार पर निर्गत हुआ होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आय होनी चाहिए। मतलब ये आपका प्रीवियस ईयर होता है। आपने अगर इनकम टैक्स पड़ी हुई है तो प्रीवियस ईयर पे हमारी जो आय है वो कैलकुलेट होती है। बनेगा कब आपका वो? तो बनेगा आपका 22-23 के अंदर। तो 22-23 में अगर आपका EWS बना है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि 22-23 में ही तो आपके फॉर्म निकले थे 2023 के अंदर 13 जनवरी, क्योंकि फॉर्म पहले भी निकले थे 22 में, फिर 13 जनवरी 2023 तक लास्ट था। तो कहीं ना कहीं ये 22-23 आपका कब तक चलेगा, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखिए, 21-22 का क्या मतलब है? 21-22 का मतलब होता है 1 मार्च 2021 से लेके 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, इसको हम लोग बोलते हैं 2021-22। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये चीज़ हो गई 21-22 की। तो ऐसे ही आपकी 22-23 की कौन सी चीज़ हो जाएगी? 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक के लिए, और इसी के बीच में आपका 13 जनवरी 2023 भी आ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। EWS अगर आपका अभी करंट वाला बना है, मतलब आपने मार्च के बाद में बनाया है, यानी कि अप्रैल के टाइम पे बनाया है 2023 के अंदर, तो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाएगा, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है आपने। तो इसलिए आपको प्रीवियस वाला बनाना है, मतलब जो अभी आपका एक्सपायर हो गया होगा, लेकिन वो वहीं पे आपको दिखाना पड़ेगा, उसी चीज़ को आपको दिखाना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक,
और यहाँ पे बोला गया है सभी की आपको 2 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना होगा, मतलब वो डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। और इसके बाद लास्ट में आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर आपके नाम में भिन्नता है, मतलब अलग अलग नाम है आपका डॉक्यूमेंट में, या आपके फादर का नाम अलग है, तो इसके अंदर देखिए ये भरना है आपको, मैं डैश पुत्र पुत्री श्री निवासी घोषणा करती हूँ कि मेरे निम्न अभिलेखों में स्वयं, यानी कि ये अगर आपका नाम डिफरेंट है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर आपके पिता का नाम डिफरेंट है तो यहाँ पे टिक करेंगे, माता का नाम डिफरेंट है यहाँ पे करेंगे, पति का नाम डिफरेंट है तो यहाँ पे करेंगे कि नाम में भिन्नता विद्यमान है, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी उनकी। और मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि उक्त वर्णित समस्त अभिलेख स्वयं के हैं तथा अभिलेखों में भिन्न नाम एक ही व्यक्ति के हैं। ठीक है, और ये सारी घोषणा करने के बाद हस्ताक्षर आ जाएंगे, नाम आ जाएगा, अनुक्रमांक है, परीक्षा का नाम और दिनांक। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आपके नाम में थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन आपको दिख रही है, नाम अलग अलग है, तो उसके लिए आपको अलग से एक जो एफिडेविट है वो बनवाने की जरूरत नहीं है, ये आपका ये वाला लेटर आप भर के लेके जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज यहाँ पे डिस्कस करी हैं जो आपके किससे रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। अब इसके अंदर कुछ क्वेरीज की मैं बात करता हूँ, कुछ क्वेरीज जो स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट की आ रही हैं, उन क्वेरीज की मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपके क्वेश्चंस क्या क्या हैं, उनकी बात मैं यहाँ पे करता हूँ। एक मिनट, चलिए सबसे पहले इसके अंदर जो क्वेरी है उसकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली क्वेरी क्या है कि जो मैंने पहले ही आपको सॉल्व कर दिया, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड, ईडब्ल्यूएस का फंडा आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज जो डोमिसाइल से रिलेटेड है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका अगर पुराना है, 2002 का भी है तब भी चलेगा, 2012 का है तब भी चलेगा, 2022 का है तब भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र का मतलब क्या होता है, वो कोई अपडेट करने की चीज़ नहीं है। अगर आप एक बार स्थायी निवासी हैं तो स्थायी निवासी हैं, वो डॉक्यूमेंट चाहे आपका ऑफलाइन बना था तब भी आपका वैलिड है, अगर आपका ऑनलाइन बना है तब भी आपका वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, तीसरी चीज इसके अंदर नेम में जो डिफरेंस है वो भी आप लोग पूछ रहे थे, नेम में जो डिफरेंस है तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना है, यही सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म आपको इसके अंदर भरना है। चौथा इसके अंदर क्या है कि अगर आपकी कोई डिटेल इसके अंदर मिस हो गई है तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि एक दिन पहले जाके आयोग को आपको मिलना पड़ेगा, फिजिकली आपको मिलना पड़ेगा, तब जाके आपका वो काम बन सकता है। अदरवाइज वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। आपको पता है एक दिन में 2-3 घंटे के अंदर उन्होंने कितने कितना है आपका 120 या 115 के आसपास आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। एक दिन पहले आप जा सकते हैं, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उससे एक दिन पहले आपको जाना पड़ेगा। और इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन फॉर्म हमारा नहीं मिल रहा है, मतलब हमारे पास है नहीं, तो कहाँ से मिलेगा। इसके लिए 2 रास्ते बन सकते हैं। पहला रास्ता तो ये कि आयोग अभी विंडो इसकी ओपन कर सकता है और मोस्ट प्रोबेबली विंडो ओपन करनी चाहिए। दूसरा इसके अंदर क्या है कि आपके हेल्पलाइन एक आपका ईमेल है, उस पर आपको वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, हेल्पलाइन UKPSC करके आपको एक ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, तो उस पर आपको मेल करनी है, अपनी डिटेल भेजनी है और कहना है कि हमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म अपना चाहिए, तो वो आपको मेल कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का मेल आ चुका है रिटर्न, मतलब आपको रिप्लाई आ चुका है, तो आप लोग भी इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं, आपको मेल आ जाएगा। अदरवाइज आप कॉल करके भी ये चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेरीज यहाँ पे थी, और जिसका जिस शिफ्ट के अंदर है उसी शिफ्ट के अंदर उनको जाना है, वो चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है आपको। और अदर शिफ्ट में अगर आप जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके अंदर नहीं हो पाएगा। ठीक है बात। सो गाइज मेन जो क्वेश्चंस थे इतने ही थे, मुझे लगता है कि आपके सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा जो लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे मार्कशीट नहीं है तो क्या हमारे बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट में जो आपके कह रहे हैं कि डिग्री है, हमारे पास मार्कशीट नहीं है, तो मार्कशीट भी आपकी लगेगी, डिग्री भी आपकी लगेगी, दोनों चीज़ें लगेंगी, क्योंकि मार्क्स जो वेरीफाई होंगे वो मार्कशीट से वेरीफाई होंगे, जो डिटेल आपकी वेरीफाई होगी वो आपके डिग्री से वेरीफाई होगी। क्लियर। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है इसके अंदर कि जैसे हमारे ग्रेजुएशन के अंदर 3 इयर्स होते हैं, ठीक है, जो सेमेस्टर वाले हैं उनका सेमेस्टर चलता है, 6 सेमेस्टर इसके अंदर होते हैं, और जो आपके ईयरली थे उनके 3 इयर्स की बात यहाँ पे होती है। तो क्या हमें जो मार्कशीट है वो 3 इयर्स की पूरी चाहिए या 6 सेमेस्टर 6 सेम की पूरी चाहिए, या हमें फाइनल की चाहिए। तो इसके अंदर सभी 3 इयर्स की सभी 6 सेमेस्टर की मार्कशीट आपको ले जानी है, ये आपके कंपलसरी होता है।
ठीक है बात। तो ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो का आंसर मैंने यहाँ पे किया है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के अपने आंसर मिल गए होंगे। अगर कोई क्वेरीज आपकी फिर से रहती है तो कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है, वहाँ पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। और इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर भी है, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, उस पर कॉल मत करिएगा क्योंकि बहुत सारे कॉल उस पर आ जा रहे हैं, तो उस वजह से मैं यूज़ नहीं करता उस नंबर को, जस्ट वो मैसेज के लिए है, तो उस पर कॉल पिक नहीं हो पाएगी। ठीक है बात। तो इसलिए आप अपनी क्वेरीज को छोड़ देना उस पर, मैं जब भी टाइम मिलता है तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनको पता नहीं है, और उनको भी ये सारी चीज़ें पता करवाएं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।